नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नव अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 8 की सिविक्स का एक नया चैप्टर हाशियाकरण से निपटना। इसके पहले हमने ये देख लिया था कि हाशियाकरण क्या है। जो लोग मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, उनको हाशियाई समुदाय माना गया। उसमें हमने दलित समुदाय और मुसलमानों अर्थात अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा की। अब हम हाशियाकरण से निपटना कैसे करें, कैसे इससे निजात पाए, जो लोग पिछड़ गए उनको मुख्य धारा में कैसे लाए। सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है सरकार का। संविधान के द्वारा ये काम किया जाता है। वो सबसे स्टार्टिंग में जो यहाँ पर पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे हाशियाकरण से निपटने के लिए सबसे पहली चीज कि मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जाए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, अनुच्छेद 12 से 35, ये मैंने भारतीय संविधान जब पढ़ाया था पहला चैप्टर उसके अंदर क्लियर किया था। अब इसके अंदर 2 एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 जिसके बारे में आप जानते हैं। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करना। इसके द्वारा हम लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं। इसके अंदर सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। वो सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ क्या होगा? छुआछूत वाले व्यवहार को गैर कानूनी माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 17 का उपयोग हम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने, हाशियाकरण से निपटने के लिए करेंगे। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि धर्म, जाति, रंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह आर्टिकल 15 कहता है। इसके द्वारा भी हम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। कानून तो बना दिया, कानूनों को लागू करवा करके लोगों के साथ समानता का व्यवहार करवाना। सरकार का ध्यान, ये तो हो गया। दूसरा, अब पहला ये मौलिक अधिकारों का उपयोग करके, दूसरा सरकार का ध्यान मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की ओर खींचना। सरकार को यह बताना कि मौलिक अधिकार तो दे दिए हैं, उनको लागू करवाइए। तीसरा, मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून निर्माण करवाना। सरकार को यह बताना कि आप ऐसा कानून बनाइए, मौलिक संविधान नहीं, सॉरी, मौलिक अधिकार है ना। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून निर्माण करवाना। कानून, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन तो है ही, लेकिन ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून भी बनाना है पहला। अब और क्या है? जो अल्पसंख्यक समुदाय है। चौथा, अल्पसंख्यक समुदायों को या के शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की रक्षा करना। कौन करेगा? सरकार करेगी, और हम सब मिलकर के उसका सम्मान करेंगे। हम हाशियाकरण से लोगों को कैसे निजात दिला सकते हैं, यह आपको पता रहना है। तो देखिए,
पहला, मौलिक अधिकारों का उपयोग, जैसे 17 और 15 का एग्जाम्पल दे दिया हमने। सरकार का ध्यान मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन की ओर खींचना, मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनवाना, और अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि हमने देखो पिछले चैप्टर में जो डिस्कस किया था दो ही किया था, दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, तो दोनों का यहाँ पर हमने जिक्र किया है, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा बिंदु और फिर ये चौथा बिंदु। अब यहाँ पे फैक्ट दिया है कि दलित का मतलब क्या होता है। दलित का मतलब है दबा या कुचला हुआ। दलित का मतलब दबा हुआ या कुचला हुआ, टूटा हुआ, 7th में हमने पढ़ा था, जो कि हाशिए पर आ गया है, उसको अब मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। हाशिए तबकों के लिए कानून सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं, बहुत सारी समितियां बनती है, उनकी सिफारिश होती है और उसके बाद में लागू होते हैं। अब देखिए एक और टर्म है यहां पर, सामाजिक न्याय। अगर आपने भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो तो उसमें सामाजिक न्याय शब्द आता है, आप देखिएगा, ढूंढिएगा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कब होगा? जब आप समाज के सभी हिस्सों को, समाज के सभी वर्गों को, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको सबके समकक्ष लाने की कोशिश करेंगे। जनजातियों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ना, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए किस किस को? दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा या विशेष प्रावधान देना। और ये जो है अभी हम अगले बोर्ड वर्क में देखते हैं कि क्या क्या दिया जाता है सामाजिक न्याय के तहत। समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें कैसे हम इनको लाए। देखिए अभी हमने चैप्टर शुरू किया है, शुरुआत में हमने देखा हाशियाकरण से निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जिसमें आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 का हमने एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल दिए, याद रखना। फिर सरकार का ध्यान मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की ओर, कि खाली कानून ही नहीं बनाए, उसको क्रियान्वित भी करें। तीसरा, मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनवाए। मौलिक अधिकार तो अपनी जगह है, लेकिन उसको लागू करने के लिए अगर आपको कोई कानून बनाना है तो वो भी बनाए। चौथा, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की रक्षा करना। फिर हमने देखा दलित का मतलब क्या होता है, दबा हुआ या कुचला हुआ। उसके बाद में सामाजिक न्याय को कैसे लागू करें, सामाजिक न्याय क्या है, तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को विशेष सुविधा कैसे दी जाए, उसके बारे में हम 1-2 उदाहरणों से चर्चा करेंगे। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक न्याय की जो बात हम कर रहे थे, सामाजिक न्याय के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको हम मुख्य धारा में कैसे जोड़े। तो देखिए, एक तो सबसे पहला हम फैक्ट ये देखते हैं कि विशेष सुविधाएं देकर के जनजाति, दलितों और पिछड़े, है ना, जनजाति, दलित तथा पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, रियायत दी जाती है। रियायत या छूट, मान लीजिए कोई फीस भरनी है कहीं पर तो उनके लिए छूट है ना। आपने देखा जब आप नवोदय विद्यालय के अंदर फीस वगैरह देते हैं तो उसके अंदर भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं उनको छूट मिलती है, जबकि दूसरों को नहीं मिलती है। तो ये विशेष प्रावधान है ताकि उनको और डेवलप होने का अवसर दिया जाए, क्योंकि अभी तक उतना विकास उनका नहीं हो पाया जितना होना था, है ना। तो एक विशेष सुविधा, रियायत दी गई, विशेष सुविधा भी दे सकते हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, छात्रवृत्ति तथा कम फीस पर या निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, स्कॉलरशिप दी जाती है या फिर उनकी फीस माफ की जाती है, जिससे उन बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। साथ ही सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों, सरकारी
नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दलितों को, पिछड़ों को और अब तो कमजोर आर्थिक वर्ग वाले जो है ना, कमजोर आर्थिक समुदाय जिसको आप ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण देकर के अभी 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को दिया है, इसके अलावा जो एससी एसटी का या ओबीसी का जो भी रिजर्वेशन है एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, तो उनको आरक्षण देकर के थोड़ा और प्रमोट किया जाता है जिससे कि वो समाज मुख्य धारा में जुड़ जाए। काफी हद तक ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अभी इस पर बहुत सारी बहस भी छिड़ती है। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। मान लीजिए कि 100 सीटों के लिए कोई वैकेंसी निकली है, तो 100 सीटों के लिए वैकेंसी निकली तो उसके अंदर जैसे 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है ना, या फिर एससी एसटी का जैसे मान ली 12.5% एससी का है, जो भी है, और 7% मान लीजिए, ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक्जैक्ट आंकड़े मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी है 10% जो है ईडब्ल्यूएस का है, तो ये सब मिला के ये सीटें रिजर्व होती है कि इन पर उन्हीं के कैंडिडेट ही भरे जाएंगे। यहां तक तो सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो न्यूनतम कट ऑफ है, न्यूनतम अंक सीमा कट ऑफ या जिसको हम कहते हैं न्यूनतम अंक सीमा, ये यहां पर विवाद होता है। विवाद कहां होता है, जैसे मान लीजिए कि एमबीबीएस वगैरह ऐसे एग्जाम्स के लिए तो न्यूनतम कट ऑफ रखा है, लेकिन दूसरे जितने भी बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह, जैसे मान लीजिए कि टीचर का एग्जाम हुआ है ना, टीचर के एग्जाम के लिए अलग अलग जो कट ऑफ आई, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इसमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज होती हैं। मान लीजिए जनरल का जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ वो 60 अंक का हुआ है ना, ओबीसी का जैसे मान सपोज के लिए, इसको कोई अन्यथा नहीं ले, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि विवाद कहाँ होता है, मैं वो बता रहा हूँ। ओबीसी के मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि 57% रही, लगभग बराबर रहती है ना, ये मान लीजिए 52% रही, या ये मान लीजिए आपके 48% रही, जैसा भी है। अब कई बार क्या होता है, इसमें जो सब कैटेगरी होती है ना, या फिर कैटेगरी के अंदर कई बार इतनी डाउन रहती है मेरिट, जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 8 अंक, किसी के 8 अंक आए 100 में से, और उसका चयन हो जाता है। अब हम क्लास के अंदर क्या होता है बेटा, मान लीजिए जिसका 33% मार्क्स है, उससे कम है, उसको फेल माना जाता है। लेकिन यहां पर जिसके 8 अंक आए उसको नौकरी मिल रही है, तो आप ये समझिए, मान लो वो टीचर है, तो 8 अंक, जिसने 100 में से 8 अंक प्राप्त किए हैं, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहां पर ही विवाद हो रहा है। तो कई लोगों का यह मानना है कि जो न्यूनतम कट ऑफ है वो सरकार को डिसाइड कर देनी चाहिए हर एग्जाम के लिए, कि भाई 100 में से कम आपको 40 अंक तो लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई। और काफी हद तक मैं इसको सही भी मानता हूं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपका जब एकेडमिक स्ट्रांग होगा, आपको जब, अब मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है, अब टीचर के लिए एग्जाम हुआ, अब कई बच्चों के मैथ्स में -4 अंक आते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, -4 अंक, और उसको सफल घोषित किया जाता है और वो उसको नौकरी मिल जाती है। अब जो -4 जिसके गणित में है भाई, वो क्या पढ़ाएगा, ये बताओ। जिसके 100 में से, 200 में से, 300 में से, ये हकीकत ये कई जगह के किस्से हैं। तो ऐसे में सरकार को ये है कि भाई न्यूनतम कट ऑफ, मान लीजिए आप ज्यादा नहीं रखे, तो 100 में से 40 अंक जिसके आए, तो न्यूनतम कट ऑफ इतना लाना आपको जरूरी है। तो ये बहस सरकारी पॉलिसी का मैटर है, और आरक्षण बहुत अच्छी सुविधा है। जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार का बहुत अच्छा स्कीम है, और मुख्य धारा में काफी परिवार जुड़े हैं। लेकिन कहीं कहीं मिसयूज होता है तो सोसाइटी को नुकसान है। तो ये है आरक्षण की व्यवस्था। न्यूनतम कट ऑफ, कम से कम कितने अंक लाए कि उसको योग्य घोषित किया जाए, ये व्यवस्था कहलाती है न्यूनतम कट ऑफ की। तो हमने देखा कि सामाजिक न्याय कैसे कैसे आप, सरकार क्या प्रयास करे सामाजिक न्याय के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि देखिए, जनजाति, दलितों और पिछड़ों के लिए रियायती या छूट दी जाती है। दूसरा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम द्वारा कम फीस पर और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जैसे तीसरा, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दलितों को, पिछड़ों को, कमजोर आर्थिक समुदाय जिसको ईडब्ल्यूएस कहा गया है, इसको आरक्षण दिया है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। फिर ये
कट ऑफ था जितना मैंने आपको जानता था, मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के हाशियाकरण से कैसे निपट सकते हैं, पहले हमने देखा कि क्या क्या सरकार कर सकती है, उसके बाद में सामाजिक न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें हम समाज को मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं जो पिछड़ गए। यहाँ पर पहला वीडियो समाप्त होता है। अब दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि एक रत्नम है, रत्नम के परिवार की कहानी पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि हाशियाकरण और किस किस तरह से व्यक्ति को दर्द देता है। देखिए इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियो की तरफ।